मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को सुबह का नमस्कार। बच्चों, जैसे कि हम लोग सीबीएसई क्लास 10 के जो सैम्पल पेपर है उस कड़ी में हम लोग अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर का जो सैम्पल पेपर है उसका क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं और आज क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। अब से पहले 12 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। बच्चों, हम बहुत छोटे छोटे वीडियो में कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। जैसे एक वीडियो में आप देखेंगे कि मुश्किल से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन ही हम सोल्व कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि एक बार में बच्चे सभी क्वेश्चंस नहीं देख पाते हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो में बच्चों को हम दें। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बोर्ड पे वैसे लिखे हुए हैं, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर ईच। कह क्या रहा है कि एक सेक्टर है। सबसे पहले गारंटी है कि आपको एक सर्किल बनाना होगा। यहां से ना आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, ओ है ए बी। अब देखिए ये आपका ओ ए ये रेडियस हो गया, ओ बी आपका रेडियस हो गया और ये जो हो गया ना ये आपका आर्क हो गया। तो याद रखेंगे, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, उसमें हम बताए थे कि आर्क और रेडियस मिलकर के सेक्टर बनाता है और आपका कॉर्ड और आर्क मिलकर के एक सेगमेंट बनाता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था जिसे हम लोग सोल्व किए थे। अभी देखिए इस क्वेश्चन को ना हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। जैसे एक क्या है, एक सर्किल है, इसमें हमने एक सेक्टर बनाया, ये दोनों आपका रेडियस हो गया और ये कितना दिया हुआ है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। देखिए द सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। मतलब ये 21 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 21 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उसके बाद आपका आर्क का लेंथ कितना दिया है, 22। फिर से एक बार समझते हैं, एक सर्किल है जिसमें एक सेक्टर बनाया गया है जिसमें उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर का है और उसका जो आर्क का लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर का है। तो बोला है कि बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, वैसे हम लोग सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि थीटा डिवाइडेड बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको ना एंगल दिया हुआ है, तो जब एंगल नहीं देगा तो हम बनाएंगे कैसे, ये भी एक सवाल है। तो हम सबसे बढ़िया काम क्या करते हैं ना कि इसके लिए एक एरिया का फॉर्मूला आता है। जब आपका रेडियस और आर्क दिया गया हो तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर्क और इंटू रेडियस, ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग पे रखेंगे। किसी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास 2 चीजें होती है। अगर एंगल गिवन है तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको बहुत लोग पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 बोलते हैं, ये भी है। और अगर आपका एंगल नहीं दिया गया, केवल रेडियस और आर्क दिया गया है, तो वैसे केसेस में इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हाफ आर्क इंटू रेडियस। अब यहां से अगर हम लोग सोल्यूशन करें तो हाफ आर्क आपका 22 है और रेडियस आपका 21 है। 2 से 11 इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग ऐसे सोल्व करें। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेंगे, एक सर्किल है जिसमें हमारा एक सेक्टर बनाया गया है। सेक्टर में रेडियस का जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर है, जो आर्क का लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। अब बोल क्या रहा है कि हमें एरिया चाहिए। तो इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम बताए हैं कि 2 हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। एक फॉर्मूलाज होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, लेकिन थीटा का मतलब यहाँ पे एंगल हुआ, बट ये तब फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे जब हमारे पास एंगल गिवन हो। कहाँ, ये सेंटर के आसपास 2 रेडियस जहां मिलते हैं वहां पे हमें एक एंगल बनना चाहिए। वो एंगल तो बन ही रहा है, लेकिन वो एंगल का मेजरमेंट दिया गया हो तब। लेकिन जब आपको आर्क और रेडियस दिया गया हो तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मेट को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो आपका यही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये रहा, एक बार पढ़ के हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ, AB is equal to 6 centimeter, DE is equal to 9 centimeter, EF is equal to 6 centimeter and FD is equal to 12 centimeter. Then the perimeter of ABC is. अब देखिए यहाँ पे ना 2 ट्रायंगल है जो सिमिलर गिवन है। ठीक है, तो पहले हमें सिमिलरिटी का हमें कुछ रूल्स वगैरह, मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। 2 ट्रायंगल है,
ए बी सी और एक ट्रायंगल है आपका डी ई एफ। ए बी आपका दिया है 6 सेंटीमीटर, डी ई आपका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ई एफ आपका है 6 सेंटीमीटर और फिर आपका एफ डी है 12 सेंटीमीटर, एफ डी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, 4 को दिया ना, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पे क्या है, ध्यान से समझेंगे। दो ट्रायंगल आपके पास ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल है। बोला है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखिए सिमिलर का मतलब जैसे आप जानते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो सिमिलरिटीज में हम लोग जैसे पढ़े हैं ट्रायंगल में कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एक बात पक्का है कि उसके साइड का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। फिर से, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों के एरिया का रेशियो इसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल ही होगा। फिर से, इन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो इसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का इक्वल होगा। मतलब एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, एवरीथिंग का रेशियो जो होगा ना वो हमेशा इक्वल होगा। इन दोनों का आप एरिया ले लीजिए और इन दोनों साइड का आप रेशियो ले लीजिए, हमेशा इक्वल होगा। आप इन दोनों ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए, इन दोनों साइड, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का आप रेशियो ले लीजिए, हमेशा इक्वल होगा। किसी भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को लीजिए, उसके एरिया के रेशियो के बराबर होगा, उसके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा, उसके मीडियन के रेशियो के बराबर होगा, सब चीज उसके बराबर होंगे। फिर से, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसके एरिया का, पेरीमीटर का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन का, सब चीज, एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो अब यहां पे कह क्या रहा है, लिखा है क्या, पूछा है आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, इन दोनों ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का रेशियो होगा इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो अब जैसे अगर हम यहां पे ले लें कि ए बी बट्टा डी ई इसके रेशियो के बराबर भी होगा, या आप बी सी को ले लो, बी सी बट्टा ई एफ इसके रेशियो के बराबर होगा, या अगर आप चाहें तो इसको आप ए सी और डिवाइडेड बाय डी एफ, इन तीनों के रेशियो जो होगा ना हमेशा इक्वल होगा। फिर से, इन दोनों ट्रायंगल का अगर हम पेरीमीटर ले तो इसके किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के हमेशा बराबर होगा। अब यहां देखते हैं, हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी और यहां ट्रायंगल डीईएफ का अगर हम पेरीमीटर देखें तो पेरीमीटर यही ना होगा, तीनों साइड के सम होगा। तो 9 और 6 कितना होगा, 15 और 12 27 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यहां देखिए ए बी और डी ई इसके रेशियो के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी और ये नीचे 27 सेंटीमीटर ही रहेगा। ए बी आपका गिवन है 6 सेंटीमीटर और ये आपका 9, 3 से दोनों डिवाइड होगा, 2 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो आपका आया ये 2 × 9 = 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। मैंने क्या बोला कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर में होंगे तो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, उसके पेरीमीटर का रेशियो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किसी भी साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड या मीडियन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर आप जो भी ले लीजिए ना, बस कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, उसका रेशियो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 15 पे।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और जो हम लोग इसके पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ ठीक ठाक एनालिसिस किए हुए हैं, उसके बारे में चर्चा किए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन है जिसे हम लोग देखते हैं। लिखा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेटर चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी अ वॉवेल इज 2/2x+1 देन x इज इक्वल टू। देखिए, एक वर्ड है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें बताया है कि इसमें वॉवेल, केवल वॉवेल का, अगर इसमें अगर देखें तो कोई जो वर्ड बनता है ना, वो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट इन्हीं दो वर्ड से मिलकर बनता है। अब इसमें क्या है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों है। इसमें वॉवेल का नंबर कितना है, नंबर ऑफ वॉवेल्स अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स में A1 2 3 एंड 4 है। लेकिन अगर टोटल लेटर देखा जाए, टोटल लेटर्स, तो ये कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है, 11 है। बस हो गए हमारे। अभी बोला है कि जो वॉवेल्स है ना, उस वॉवेल्स का प्रोबेबिलिटीज क्या होगा मैथमेटिक्स वर्ड में। तो अगर हम यहां देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स, तो हमारा कितना होगा, 4/11। और ये किसके इक्वल दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका, यहां देखिए 2/2x+1, दैट मीन्स 4/11 इज इक्वल टू 2/2x+1। 2 से 2 यहाँ खत्म हो गया। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x+2 इज इक्वल टू 11 होगा। उसके बाद हम लोग देखें, ये 4x इज इक्वल टू 11 - 2, 4x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर h इज इक्वल टू 9/4। यही आपसे पूछा है कि बताइए कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा। फिर से प्रोबेबिलिटी में जैसे हम लोग जानते हैं कि हमें किसी भी चीज़ों का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें दो चीज़ें होती है। एक होता है हम इवेंट का निकालते हैं, एक नॉन इवेंट का निकालते हैं। मतलब जो हम डिजायर्ड, जो हम चाहते हैं, और एक अनडिजायर्ड जिसे हम नहीं चाहते हैं। तो जब आप डिजायर्ड यानी कि इवेंट का जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं तो अनडिजायर्ड्स का वो अपने आप निकल जाता है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले मैथमेटिक्स जो वर्ड है, इसमें हमें नंबर ऑफ वॉवेल्स को सेलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स इसमें 4 आएंगे मैथमेटिक्स में, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 3 टाइम्स आपका 2 टाइम्स A है, 1 टाइम्स E है और 1 टाइम्स I है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स अगर मैथमेटिक्स वर्ड में देखा जाए तो 4 है, 4 है, वो लेटर्स आ गए। और उसके बाद टोटल आउटकम्स देखें या टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखें तो वो कितना है, 11 है। तो हमें वॉवेल्स का ही तो प्रोबेबिलिटी निकालना था ना। तो वॉवेल्स का प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना होगा, 4/11। और ये आपको गिवन किसके इक्वल है, 2/2x+1 के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने जब इसे इक्वल किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आया जिसे हमने सोल्व किया तो x का वैल्यू 9/4 आया। सो ऑप्शन नंबर आपका 9/4 बी होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के जितना क्वेश्चन हो सकता है हम लोग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप हमारे चैनल मैथ्स विद सुभाष पे जाइए और वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना पाऊँ और आप लोग तक पहुँचा पाऊँ। और ये जब सैम्पल पेपर हमारी समाप्त होगी तो फिर हम लोग PY को सोल्यूशन करके देखेंगे, या फिर आप लोग अगर डिमांड करेंगे कि सर मुझे कोई एक पार्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम है तो मैं उस चैप्टर को उठा के आप लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू।